भाई मरीचिका का सिद्धांत कैसे काम करता है। तो अगर मान लो रेगिस्तानी सतह है या कोई तार का कोई सड़क है तो उसमें जो है कि जैसे ही कोई प्रेक्षक वहां किसी पौधे को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह नदी के तट पर किसी पौधे को देख रहा है और वो पौधा ऊपर न जाकर के नीचे की ओर नदी में उसकी छाया दिखाई दे रही है। यानी पेड़ जो बगल में तो मकान उसकी छाया दिखाई देता है ना, तो उसकी छाया यहाँ दिखाई दे रही है सेम उसके बराबर। यह पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो रेगिस्तानी सतह है या कोई तार का जो रोड है उस पर जैसे ही दोपहर के समय बहुत अधिक जब गर्मी पड़ती है, धूप अधिक हो जाता है तो डायरेक्ट सन ऑफ लाइट उस पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश पड़ने से यह सतह गर्म हो जाता है, यह सतह गर्म हो जाता है और इसके सतह के ऊपर वायु जो पाई जाती है वो वायु गर्म हो जाती है, वो वायु गर्म हो जाती है। जबकि इसके सतह से कुछ दूर ऊपर की वायु जो है वह विरल माध्यम में ही पाई जाती है, विरल माध्यम। और जो इसके सतह के नजदीक की वायु है वह सघन माध्यम में हो जाती है, वह सघन माध्यम में हो जाती है। अब यहाँ से प्रकाश की कोई किरण अगर चल रही है, प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है इस पौधे से, तो यहाँ अभिलंब खींच दिए। अब यहाँ से अभिलंब और आपतित किरण अगर यह है इसके बीच आपतन कोण बना और यह अपवर्तित दोनों और माध्यम एक है तो आपतित किरण अपवर्तित किरण लगभग में बराबर होगा। अभिलंब से दूर जाएगी तो यह अभिलंब से दूर जाएगी। अब इस सतह पर आ गए, ये भी अभी उससे थोड़ा नजदीक है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, यह झुक रही है। अब जैसे ही हम सघन माध्यम की ओर आते हैं उसके सतह की ओर, वहाँ मैं ये देखता हूँ कि यहाँ जैसे ही आपतित किरण अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण है वह सघन माध्यम में जो अपवर्तित किरण आ रही है वह क्या हो जाएगा, अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाती है, अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाती है। और अभिलंब की ओर झुकते झुकते माना व्यय इस तरह से झुकते झुकते यह प्रेक्षक की आंख पर, लेकिन यह ऐसा प्रतीत होता है यह यहाँ से न झुक करके, ठीक है, यह किरणें यहाँ से न आकर के यहाँ से चलती है। यही मरीचिका का सिद्धांत है, ठीक है, बना लो मरीचिका को मरीचिका का सिद्धांत। रेगिस्तानी भूमि लिखो पहले मरीचिका का सिद्धांत है। रेगिस्तानी भूमि की सतह पर या कोई तार की सतह पर या कोई तार की सतह पर दोपहर के समय जब तेज धूप होता है तो सतह के नजदीक की वायु बहुत गर्म हो जाती है।
इस प्रकार वायु के जो तल अधिक ताप के कारण प्रकाशित रूप से विरल तथा उसके ऊपर का तल कम ताप के कारण सघन माध्यम के रूप में व्यवहार करता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी उच्चस्थ बिंदु O से नीचे की ओर चली प्रकाश की किरणें ऊपर के भाग को यहाँ सघन बनाया है ना, और नीचे के भाग को विरल कर दिया। ये वाला प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से क्रमशः विरल माध्यमों में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे अविलंब से दूर होती चली जाती है। तथा अगले वायु स्तर पर आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, उस बिंदु पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होने लगता है। और प्रकाश क्रमशः सघन परतों से अपवर्तित होते हुए अविलंब की ओर मुड़ता जाता है। तथा प्रेक्षक की आंख में
जैसे ही प्रवेश करता है तो उस प्रेक्षक को पेड़ का उल्टा आभासी प्रतिबिंब, उस प्रेक्षक को पेड़ का उल्टा आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रेक्षक उस पेड़ को उस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब उस प्रकार देखता है, उसी प्रकार देखता है जैसे मानो कि पेड़ किसी जलाशय के तट पर स्थित है। जलाशय के तट पर स्थित है। तो यह हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिए। हाँ सुना है, चलाओ सुना। हाँ बताओ। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स, हीरे की चमक। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, स्पेलिंग बताओ ब्रिलियंसी का। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। हीरे में कैसी चमक कौन होती है? तो लिखो हीरा में अत्यधिक चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका कारण यह है कि हीरे के पदार्थ का, हीरा जिस पदार्थ से बना होता है, हीरे के पदार्थ का उच्च अपवर्तनांक होता है। 2.42 लिख देना कोष्टक में। अपवर्तनांक कोष्टक के आगे होता है, उच्च अपवर्तनांक होता है। हीरे का जो पदार्थ होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है? उच्च होता है, जिसके कारण हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, 24 अंश। सी का मान 24 अंश आ गया। क्यों? अभी तुम पढ़े हो कि Ng अगर लिया जाए हीरा, डायमंड Ng लिखिए। डायमंड इसका अपवर्तनांक जो निकालते हैं वो क्या पढ़े थे? प्रोपोर्शनल टू 1/sin। पढ़े थे ना? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से तुम पा रहे हो Nd अगर लिखिए तो यहाँ से तुम पाओगे क्या कि अगर यह अधिक है अपवर्तनांक तो उसका क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी नियम पर यह बताया गया। जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 24 अंश का होगा। ठीक है, होता है
जैसे ही हीरे के किसी तल पर प्रकाश आपतित होता है तो उसके अनेक तलों पर आंतरिक परावर्तन होने से प्रकाश केवल कुछ ही तलों से बाहर आ पाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जिस तल से प्रकाश बाहर निकलता है बाहर निकलता है वह तल अन्य तलों की अपेक्षा अधिक चमकीला दिखाई देता है। मतलब जैसे ही हीरे को ऐसा तराशा जाता है, हीरे की तरह देखो ना, हीरा सब लोग नहीं तराश पाते हैं, तो उसका जो तल होता है इसको मान लो हीरा टाइप में रहता है, तो इसके ऐसे तल को मतलब इसको विलंब कर दिया हमने, प्रकाश की किरण डाला गया, तो यह क्या होता है आधार की ओर मुड़ता है। मतलब यह बाहर क्या है वायु है, तो यह विरल माध्यम है और प्रिज्म है हीरा टाइप में, तो आधार की ओर यह मुड़ता है, विरल सघन माध्यम में जाता है। और यहां से जब ये बाहर निकलता है तो इसके कई तलों से होकर के गुजर रहा है, हो सकता है इसको और घुमावदार और तराश के बनाया जा रहा है। तो आपतन कोण का मान जो है कि जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक होने लगता है, आपतन कोण का मान जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक होने लगता है तो यह बाहर न निकल करके इसके अंदर ही क्या होता है मुड़ने लगता है, पूर्ण परावर्तन हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। अब जिस तल से इसका इस तल से अगर मान परावर्तन हो रहा है, ऐसा उसको तराशा गया इसको कि यह एंगल पर प्रकाश ऐसा चमक रहा है कि यहां से न निकल करके यहीं से निकलने लगे, तो जिस तल से प्रकाश निकलता है वह तल बहुत ही क्या हो जाता है चमकीला दिखाई देता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो उसको ऐसा मालूम हो सकता है कि उसको ऐसा तराश दिया गया कि प्रकाश इस पर जा रहा है और यहीं से बाहर निकल जा रहा है, तो मतलब क्रांति कोण आपतन कोण जो आया प्रकाश, वह प्रकाश क्रांति कोण से कहीं अधिक हो गया यहीं पर, तो जब क्रांति कोण से यही अधिक हो गया तो परावर्तन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा या अंदर से हो जाएगा, तो वह तल बहुत चमकीला दिखाई देगा, यह हीरे की चमक है ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यान है कि सब निकल रहा, चलो तीसरा लिखो, प्रिज्म द्वारा, तीसरा पॉइंट प्रिज्म द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन कांच के समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज, कांच
कि समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज कांच की समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट के प्रिज्मों का उपयोग अनेक प्रकार के यंत्रों को बनाने में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का गुण पाया जाता है। ऐसे प्रिज्म का उपयोग करने की 3 प्रमुख विधियां हैं। प्रिज्म का उपयोग करने की 3 प्रमुख विधियां हैं। समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? एक समकोण हो और अन्य 2 भुजाएं एक दूसरे के क्या हो बराबर, या 90 अंश है और यह 45 और ये भी 45। अब यहाँ शीशे को काट करके ऐसा इसी आकार का बना दिया जाता है। प्रिज्म का आकार मान लिया गया, प्रिज्म पेरिस्कोप भी बनाया जाता है। अब प्रकाश की कोई आपतित किरण यहाँ आपतित कराई गई, प्रकाश की कोई आपतित किरण इसके इस तल पर आपतित हुई, लेकिन यह इस तल पर अपवर्तित के अंदर अपवर्तित हुई। अब इसको ऐसा इसको स्केच किया जाता है कि अविलंब है और ये भी अविलंब है, इसके लंब मतलब सीधा गया। तो जब यह सीधा है तो यहां से प्रकाश इस दिशा में 90 अंश के कोण पर घूम जाता है। जब यह 90 अंश है सीधा जाएगा मान लो, तो यह 90 भी 90 हो जाएगा, है ना। और एक सीधी रेखा या 45 बनाते भी 45 बनाएगा, बोलो। तो ये भी हमारा यह सीधा जाएगा तो ये 45 और ये भी 45 जाएगा। मीन्स 45 और यह 45 और ये भी 45 45 90। तो 90 अंश के कोण पर यह मुड़ जाएगा और ये भी हमारा 90 अंश के कोण पर, मतलब यह सीधा मुड़ जाएगा से। फिर हमारा 45 हुआ, ये भी 45 ये भी हमारा। अब बताओ, प्रकाश हम सीधा डाल रहे हैं एकदम इस तल के समांतर है, लेकिन कर्ण वाले तल पर जाकर के यह प्रकाश बाहर न निकल करके ऐसा इसको तराशा गया है कि एक दूसरे के समांतर 90 अंश कोण को घूम गए। मतलब हम गेंद फेंके और वहां से घूम गए, वहां से जब 90 अंश के कोण को घूम गया, उसी तरह प्रकाश को घुमा दिया गया। प्रिज्म के द्वारा संभव, इसके द्वारा प्रथम विधि है।